अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिफिजन। ठीक है ना। डिफिजन को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था कि डिफिजन क्या होती है, कि जब जो गैस के हमने गैस के अंदर देखा था। ठीक है ना, गैसेस के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास डिफिजन क्या होती है। डिफिजन हमारे पास होती है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो रैंडम मोशन में होती हैं। ठीक है ना, और फिर क्या करती हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं। टकराने के नतीजे में वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देती हैं। इस प्रोसेस को हमने कहा था डिफिजन। ठीक है ना। अब हम देखने जा रहे हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर के डिफिजन क्या होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है ना, अब उस कंटेनर के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल मौजूद है। ठीक है, ये सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमें ये पता है कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटिन्यूसली हरकत के अंदर होते हैं, यानी कि मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये जब मूवमेंट करते रहते हैं, ये कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं, खुद से आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर अब मिसाल के तौर पर ये क्या करते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब मूवमेंट करते हैं। यानी कि अब जिस जगह पे मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी वो एरिया होगा लोअर कंसंट्रेशन वाला। ठीक है, जहाँ पे मिकदार कम होगी, और जहाँ पे मिकदार ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दूसरे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से उनके साथ मिलाप करेंगे कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा मिक्सचर बनेगा? होमोजीनियस होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना। अब होमोजीनस मिक्सचर बना देते हैं। अब मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, ठीक है, हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर यहाँ तक वाटर है। अब वाटर के अंदर हम क्या करें कि हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक हम उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, इंक के हमने चंद एक ड्रॉप डाले। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इंक थी, ठीक है, इंक स्टार्ट में क्या है, वो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा सर्कल बना देगी। ठीक है, एक ही जगह पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमें पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। ठीक है ना, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो जो इंक है, ठीक है, वो इंक पूरे बीकर के अंदर, पूरे कंटेनर के अंदर ये फैल जाएगी। ठीक है ना, अब जब ये फैलेगी तो क्या होगा कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगी। यानी कि हम ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि कौन सा मालिक्यूल वाटर का और कौन सा मालिक्यूल इंक का मौजूद है। यानी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो लिक्विड है, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस गैसेस की तरह ही होता है, लेकिन डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो बहुत सुस्त होता है। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा, लेकिन लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा। ये थी हमारे पास डिफ्यूजन। आई होप सो आपको समझ होगी डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। अब जैसे अगर हम पानी को देखते हैं, पानी भी जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो वहाँ से मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन। अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो हमारे पास डिफ्यूजन के फैक्टर्स हैं। ठीक है, हम फैक्टर्स को देखते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स, अब सबसे पहले हमारे पास इसका पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर हम देखें कि ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर वीक होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, उनके अंदर जो डिफ्यूजन का रेट होगा, ठीक है ना, डिफ्यूजन का रेट, डिफ्यूजन की यानी कि जो शरह होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि ज़्यादा होती है। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो जो डिफ्यूजन रेट होगा, ठीक है, डी से हम शो करें डिफ्यूजन को, और रेट का हम आर लिख देते हैं, रेट लिख देते हैं। ठीक है, अब जो डिफ्यूजन रेट होगा वो कम होगा, यानी कि स्लो होगा। अब दूसरा हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ
मालिक्यूल, ठीक है ना, साइज ऑफ मालिक्यूल को हम देखते हैं। अब अगर हम देखें कि जो लार्ज साइज के मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है, लार्ज साइज, जिनका साइज लार्ज होगा, ठीक है, अब उनके अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास है कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास शहद का पानी होता है उसके अंदर डिफ्यूजन का अमल अल्कोहल के पानी के निस्बत सुस्त होता है, स्लो होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास है मालिक्यूल के साइज के, ठीक है ना। अब दूसरा अगर हम देखें शेप ऑफ मालिक्यूल, ठीक है, शेप ऑफ मालिक्यूल। अब अगर शेप होगी, यानी कि शेप, अगर हम देखें कि जो हमारे पास रेगुलर होंगे, ठीक है, मालिक्यूल की शेप अगर रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर है, बाकायदा उसकी शक्ल है, तो उसके जो मालिक्यूल होंगे वो आसानी से फैल जाते हैं, ठीक है, और तेज़ी से मूवमेंट करते हैं। लेकिन अगर अगर हम देखें कि हमारे पास जो इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है, मालिक्यूल्स इर्रेगुलर, तो वो क्या होंगे कि उनके अंदर डिफ्यूजन का अमल जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है। अब रेगुलर के अंदर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होगा वो फास्ट क्यों होता है, क्योंकि उसकी सतह स्मूथ होती है तो मालिक्यूल इजीली उसके ऊपर से पास कर जाते हैं, ठीक है ना, फौरन से गुजर जाते हैं। लेकिन इरेगुलर है, उसकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ नहीं होगी, तो इसी वजह से टाइम लगेगा डिफ्यूजन के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। क्या चीज़ हमारे पास, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है कि इंटर मालिक्यूल, ये बात हम बार बार हम यानी कि इस चैप्टर के शुरू से एक बात डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि मालिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मालिक्यूल्स की जब किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा कि वो जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं एक दूसरे के साथ, जो उनकी जुड़े रहने की फोर्सेज हैं वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। जब फोर्सेज वीक होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि डिफ्यूजन रेट भी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उसके अलावा एवापोरेशन का रेट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट का रेट बढ़ता है, ठीक है ना। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये सारे फैक्टर इंक्रीज़ होते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।